हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10th का जो आपकी वेबसाइट है भिवानी बोर्ड की, उस पर जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया है कोड डी के साथ, इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर राजनीतिक भूगोल एवं ये जो है इतिहास, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और भूगोल एवं और अर्थशास्त्र। तो ये समय 3 घंटे लिखा है, अधिकतम अंक 80। तो ये कुछ दिशा निर्देश जैसे पहले के पेपरों में आपके दिए गए हैं सभी उसी तरह हैं। 1 से 20 तक 1-1 अंक के, 21 से 26 तक 2-2 अंक के, और 27 और 28 4 अंक का, 29 से 33 3 अंक के, 34 से 37 5 अंक के, और 38 नंबर जो मैप है वो 5 अंक का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 से 20 जो है छोटे क्वेश्चन, 1-1 नंबर के मल्टीपल चॉइस। कामागाटामारू क्या था? तो इसका उत्तर है समुद्री जहाज। कै जो है इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा, इसमें लिखा हुआ है बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी नामक समाचार पत्र किस भाषा में था? तो इसका जो उत्तर है वो गै है, अंग्रेजी भाषा में था। इसके बाद अगला जो तीसरा प्रश्न है, इसमें हमें लिखा हुआ है सर्वप्रथम भारत में धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो उत्तर है कै, दादाभाई नौरोजी ने दिया था। 4 नंबर प्रश्न है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर भी पहला है रमेश चंद्र दत्त। तो ये इसका उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका भी जो पहला उत्तर है क, सामवेद इसका उत्तर है। इसके बाद आइए अब अगला जो 6 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित था? तो इसका जो उत्तर है ख, सिंध में यह स्थित था। इसके बाद अगला प्रश्न है गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो उत्तर है अति पशु चारण, यानी ख जो इसका उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, इसमें हमें यहाँ पर पूछा गया है कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो चूना पत्थर को जो उद्योग कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, इसमें जो ऑप्शन नंबर ख है सीमेंट उद्योग इसका उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर है 9 नंबर का, इसका क, जूट है जो इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है बेल्जियम की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग वेलनिया क्षेत्र में रहता है? तो इसका जो उत्तर है जो ख है 59% प्रतिशत, जी इसका उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो इसका उत्तर है क, सिंहली। तो इसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? तो इसका उत्तर है जो क, संचार जो है संघ सूची का विषय नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? तो इसका जो उत्तर है 13 नंबर प्रश्न का ख जो है 1992 में। तो इसके बाद अगला जो प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न में हमें लिखा हुआ है भारतीय समाज का स्वरूप निम्न में से कैसा है? तो 14 नंबर का उत्तर है जो पितर प्रधान, जो ख है इसका उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है? तो ये 15 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर ख है 79.8%। तो ख इसका उत्तर है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है तेलुगु देशम पार्टी का गठन कब हुआ? तो 16 नंबर का जो उत्तर है 1982, ग इसका उत्तर है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, इसमें हमें लिखा हुआ है वर्ष 2017 में भारत का मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान था? तो इसका जो 130 घ है 130वां स्थान था। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का संबंध द्वितीयक क्षेत्र से नहीं है? तो इसका जो उत्तर है क, मधुमक्खी पालन पहला ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला 19 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सा औपचारिक स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर है ग, शाहूकार है जो औपचारिक स्रोत नहीं है। इसके बाद अगला है 20 नंबर प्रश्न, यहाँ पर लिखा हुआ है सरकार द्वारा
अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर है ग उदासीकरण। इसके बाद अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है सरस्वती सिंधु सभ्यता के व्यापारिक केंद्रों के नाम लिखो, नाम बताओ सॉरी। तो इसका जो उत्तर है वो दो जो नाम है व्यापारिक केंद्रों के, लोथल और मोहनजोदड़ो है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 22 नंबर, इसमें हमें लिखा हुआ है रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? तो ये प्यारे बच्चों आपकी आंसर शीट है। यहाँ पर ये देख लीजिए 1 से 20 तक जो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के उत्तर बताए ये लिखे हुए हैं। इसके बाद सेक्शन बी में ये 21 नंबर का उत्तर लिखा है यहाँ पर। और ये 22 नंबर जो अभी आप हमने प्रश्न देखा, 1000 पूर्व ईसा पूर्व में इटली टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा था, इसलिए इसको जो है 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है, यानी इसको 7 पहाड़ियों का नगर या कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, खरीफ की 4 फसलों के नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों जो फसलें जून जुलाई के महीने में बोई जाती हैं जैसे कपास, चावल, बाजरा, ज्वार, ये जो है खरीफ की फसलें हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है जो है मैग्नीज के 2 उपयोग बताइए। तो जो धातु मैग्नीज है इसके हमने यहाँ पर उपयोग बताने हैं। तो जो आपकी वेबसाइट है जो भिवानी बोर्ड की, उस पर जो इसका उत्तर लिखा हुआ है, इसमें नंबर 1 पर लिखा हुआ है इस्पात के विनिर्माण में उपयोग किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में यानी स्टील के इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर और कीटनाशक दवाओं में जो पेस्टिसाइड होते हैं उसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला 25 नंबर प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर, इसमें यहाँ पर पूछा गया है धारणीय विकास किसे कहते हैं। ये 2-2 अंक के प्रश्न हैं। तो धारणीय विकास 25 नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना विकास की तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना विकास को धारणीय विकास कहते हैं। तो इसके बाद अगला जो 26 नंबर प्रश्न है, इसका 26 नंबर प्रश्न में हमें लिखा हुआ है एकात्मक सरकार क्या होती है। तो एकात्मक सरकार का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, ये जो आपके बोर्ड की साइड में लिखा हुआ है केंद्र स्तर पर मिलने वाली सरकार को एकात्मक सरकार कहते हैं, यानी जो सेंट्रल लेवल पर सरकार होती है उसको एकात्मक सरकार कहते हैं। अब सेक्शन सी में पहला प्रश्न है जो यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, इसके हमने जो आंसर हैं वो हमने ढूंढकर लिखने हैं। तो आइए इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पर, नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सहेली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सहेली समुदाय को प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल भाषा को दरकिनार करके सहेली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सहेली को प्राथमिकता देने की जो नीति है उस पर नीति में भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों में श्रीलंकाई तमिल में नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, उन्हें लगा कि एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर ले। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सहेलियों के नेतृत्व वाली सरकार, सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सहेली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। तो ये सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, क्या श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो आप देख लीजिए, ये सबसे पहले यहाँ पर पहली ही लाइन में लिखा है 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है। तो इसका जो उत्तर है हम यहाँ पर आपकी जो दिए हुए हैं वेबसाइट में उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी के सेकंड पार्ट में ऐसा समुदाय जो संख्या में अधिक हो उसको बहुसंख्यक कहते हैं। इसके बाद जो अगला तीसरा प्रश्न है यहाँ पर लिखा है श्रीलंका में सहेली को एकमात्र राज्य भाषा कब घोषित किया गया। तो आपने अभी देखा 1956 में
जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके ये ऊपर तो 1956 में इसको जो है राष्ट्रभाषा राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, श्रीलंका में अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो अभी आपने देखा इसमें जो तमिल है जो वो क्या है, अल्पसंख्यक है। तो आपने ये 4 जो उत्तर दिए हुए हैं यहाँ पर, पहले का 1948, दूसरे का ऐसा समुदाय जो संख्या में दिखो, तीसरा 1956 और चौथा तमिल, ये इसमें उत्तर लिख देने हैं। इसके बाद आइए जो अगला प्रश्न है इसको देखते हैं। इसमें हमें यहाँ पर जो 28 नंबर है ऐसा ही एक पैसेज दिया गया है जो आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों, इसको आपने पढ़ना है ध्यान से। और इसके जो नीचे प्रश्न लिखे गए हैं मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, क में उपर्युक्त अनुच्छेद में श्यामल कुलीन किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो इसका जो उत्तर है वो क्या है, अनौपचारिक इसका उत्तर है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, ऋण के अनौपचारिक स्रोत का कौन सा नकारात्मक पक्ष दिखाया गया है? तो इस पैरे में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, अधिक ब्याज लगता है, जो दूसरे का उत्तर है। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, श्याम ग है जो श्यामल जैसे किसान की मदद करने के लिए कोई एक सुझाव दीजिए। तो जो इसका जो सुझाव है आपने इस पैरे में पढ़ लेना है। यहाँ पर मैं आपको इसका बता देता हूँ, उसे बैंक से ऋण लेना चाहिए, साहूकार की बजाय उसे बैंक से ऋण लेना चाहिए। इसके बाद ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या शामिल है? तो इसका जो 4 नंबर का उत्तर है, इसमें हमने यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, जो बैंक होते हैं और सहकारी समितियाँ होती हैं जो, उनसे हम जिन्हें हम सोसाइटीज़ कह देते हैं, उनसे इन्हें लोन लेना चाहिए क्योंकि ये कम ब्याज पर मिलता है। इसके बाद अगले हैं 3-3 अंक के प्रश्न हैं। 29 नंबर प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है जो क्रूसेड्स क्या थे? तो क्रूसेड्स क्या थे इसका उत्तर हम देख लेते हैं। आपकी जो लेसन है इसका सेक्शन डी है, इसमें लिखा हुआ है, इजराइल व इस्लाम के टकराव को क्रूसेड कहा जाता है। बहुत सारे लोग मारे गए, भारत में असीम धन संपदा लूट कर ले गए, भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो ये इसके जो सेकंड पार्ट का उत्तर है। जो इसके अथवा में जो प्रश्न था, भारत पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के क्या प्रभाव पड़े, मैंने वो भी पढ़ दिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो दूसरा इसका है, बहुत सारे लोग उसके प्रभाव से मारे गए, भारत से असीम धन संपदा लूट कर ले गया, भारतीय संस्कृति को उसने नष्ट कर दिया। तो ये जो आपका दूसरा पार्ट है इसका 30 नंबर का, भारत पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के प्रभाव थे। तो अगला प्रश्न करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं। तो आइए अब 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, आधुनिक समय में संचार के साधनों का महत्व बताओ। तो जो संचार के साधन जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल, जो न्यूज़पेपर हैं, तो इनके क्या लाभ हैं, हमने उन पर चर्चा करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 1 में व्यापार में तेजी आई है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना आसान हो गया है, तकनीक को बढ़ावा मिला है। तो ये संचार के साधनों के लाभ हैं। इसके बाद अगला 32 नंबर प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें लिखा हुआ है, अधिकांश सूती वस्त्र मिले महाराष्ट्र व गुजरात में क्यों केंद्रित हैं? जो मिले हैं कपड़े की वो ज़्यादातर सूती जो हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों हैं? तो आइए इसका कारण देख लेते हैं। व्यापार में तेजी आई है, इससे 32 नंबर का उत्तर देखते हैं। यहाँ पर कपास अधिक होती है। दूसरा है, सस्ते व कुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, व्यापारिक दृष्टि से भी यह उपयुक्त है, दूसरे देशों के साथ भी यहाँ से व्यापार आसानी से हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 32 नंबर के बाद 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट बताइए। तो इसका उत्तर जो है आपकी वेबसाइट में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, जो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। नंबर 1, पूरे बेल्जियम में डच 59% हैं। नंबर 2 है फ्रांसीसी 40% है। नंबर 3, राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रांसीस 80% व डच 20% हैं। तो ये इसके 3 अहम जो पॉइंट हैं, 3 नंबर का प्रश्न है ये। इसके बाद जो सेक्शन ई है, जो 34 नंबर प्रश्न है, इसमें ये 4 नंबर का बताया गया है हमें। तो 34 नंबर प्रश्न है जो, इसमें लिखा हुआ है, मध्यकाल में भारत में शिक्षा, साहित्य और मनोरंजन की चर्चा कीजिए। और दूसरा अथवा में है, इजराइल और इस्लाम के बीच टकराव के क्या कारण थे? तो हम दोनों का एक साथ उत्तर देख लेते हैं। पहला मध्यकाल वाला उत्तर है जो वो देखते हैं।
तो मध्यकाल जो वाले प्रश्न के जो पॉइंट हैं हमने ये लिखने हैं। नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला प्रमुख केंद्र थे। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को चलाया था। फारसी व अरबी भाषाओं को प्रोत्साहन दिया। भक्ति संतों की भूमिका थी तो की मध्य भूमिका थी। संगीत शिकार व कुश्ती प्रचलन में थी। तो ये 5 पॉइंट आपने लिख लेने हैं। इसके बाद जो इसका अथवा में जो उत्तर है प्रश्न का, उसमें हमने लिखना है जो मैंने अभी आपको बताया, जो इज़राइल व इस्लाम के बीच टकराव के क्या कारण थे। तो इसका जो उत्तर है वो हमने ये लिखना है। यहाँ पर लिखा है सामंतवाद का अंत शुरू हो गया। राष्ट्रीय राज्यों की राजधानी स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। पोप की शक्ति में वृद्धि हुई। चर्च स्तर पर सुधार आंदोलन चले। चर्च सुधार आंदोलन चले। तो ये इसके अथवा वाले के उत्तर थे, इजराइल वाले के। और इसके बाद 34 नंबर के बाद 35 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है मृदा अपरदन के कारण बताइए। और अथवा में है भारत लौह अयस्क के वितरण का वर्णन कीजिए। तो पहले हम मृदा अपरदन के जो कारण हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं वनों का काटना। वनों की कटाई के कारण मिट्टी की जो ऊपरली सतह है वो बह जाती है। अधिक सिंचाई, अधिक पानी लगाने से भी मिट्टी बह जाती है। पशुओं के चरने से भी, और अधिक उर्वरक उपयोग और खनन से जो वन मृदा का अपरदन बढ़ रहा है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है लौह अयस्क के वितरण का वर्णन कीजिए। कहाँ कहाँ पर भारत में लौह अयस्क मिलते हैं। तो इसमें जो उत्तर हैं ये जो हैं, पहला पॉइंट है ओडिशा के झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर, चंद्रपुर पेटी, बलियार, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु पेटी, महाराष्ट्र, गोवा पेटी। तो ये जो कुछ स्थान हैं यहाँ पर ये जो है पाया जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है लौह अयस्क के बाद 36 नंबर प्रश्न, राजनीति में जाति कौन कौन से रूप में ले सकती है। कौन कौन से रूप ले सकती है। तो इसका जो उत्तर है अथवा में दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र का आवश्यक अंग है, व्याख्या कीजिए। तो पहले हम राजनीति में जाति कौन कौन से रूप ले सकती है इसका उत्तर करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 36 नंबर के पहले में जाति आधारित उम्मीदवार होते हैं। सरकार में जातिगत बातों का ध्यान रखा जाता है। धर्म जाति के आधार पर वोट मांगते हैं। धर्म गुरुओं का सहारा लेते हैं। तो ये जो है कुछ उदाहरण जो हैं इसके पॉइंट हैं। और इसके बाद जो दूसरा अथवा वाला प्रश्न है जो हमसे पूछा गया था, राजनीतिक दल लोकतंत्र का आवश्यक अंग है, व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपने लिखना है ये जो राजनीतिक दल हैं ये चुनाव लड़ना इनकी भूमिका है। नीतियां व कार्यक्रम बनाना, कानून बनाने में सहायक सरकार बनाना, विपक्ष की भूमिका निभाना। तो ये जो राजनीतिक दल हैं इनके जो कार्य है, जो आवश्यक अंग क्यों हैं, ये व्याख्या इसमें की गई है। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। तो इसका जो उत्तर है पहले हम देख लेते हैं। और अथवा में जो दूसरा प्रश्न है भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए, ये भी फिर हम देखेंगे। तो पहले हम जो ऋण की बात है यहाँ पर, तो इसमें जो औपचारिक स्रोत लिखे हुए हैं बैंक तथा सहकारी समितियां, आरबीआई द्वारा निगरानी, कम ब्याज दर। तो ये इसके स्रोत हैं। इसके बाद जो अनौपचारिक स्रोत हैं इसमें साहूकार, व्यापारी, मालिक, निगरानी संस्था नहीं है, अधिक ब्याज। तो ये दोनों में अंतर हैं। तो इसके बाद जो दूसरा प्रश्न था इसके बारे में हमें पूछा गया था भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। तो वैश्वीकरण के जो भारत में सकारात्मक प्रभाव हैं वो इसमें हमने लिखना है भारत की विश्व व्यापार में वृद्धि हुई है, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला है, अधिक रोजगार में वृद्धि हुई है, कौशल श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई है और व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। तो ये इसके कुछ पॉइंट हैं। तो अगला प्रश्न करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर कीजिए। तो आइए इसके बाद अगला जो प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, इसमें हमें विश्व के जो मानचित्र पर निम्नलिखित साम्राज्यवादी देशों की स्थितियां दर्शाइए। तो इसमें जर्मनी और रूस को हमने मानचित्र पर दर्शाना है, विश्व के मानचित्र पर आपने दर्शाना है। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, इसमें भारत के मानचित्र पर निम्न की स्थिति अंकित कीजिए। तो आपको मैप दिए होंगे पेपर में, उन पर आपने ये जो स्थितियां हैं, सरदार सरोवर बांध, चाय उत्पादक एक राज्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ये भारत के मैप में आपने दिखाने हैं। जो ऊपर प्रश्न था उसके जो उत्तर हैं
जर्मनी और रूस आपने ये जो वर्ल्ड का मैप है इसमें आपने दर्शाना है। तो इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है पूरा होता है। जो आपका जो ये था सैम्पल पेपर ये पूरा होता है डी। इसके बाद हम एक और सैम्पल पेपर लेकर आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।